नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं एक अभियान जैसे शुरू किया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम शिवराज हर दिन इसकी समीक्षा करते हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। भोपाल के 6 नंबर मार्केट से मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत हुई। इस दौरान सीएम शिवराज ने मास्क नहीं लगाने वालों को अपने हाथों से मास्क पहनाया। कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए यह अभियान शुरू किया है। उन्होंने लोगों से अपील की, मास्क पहने, सुरक्षित रहें। कोरोना की सेकंड वेव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और मास्क लगाने की अपील जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार की जा रही है। भोपाल के 6 नंबर मार्केट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निकल कर आए हैं और आप देखेंगे कि इस समय लोगों से चर्चा जो है मुख्यमंत्री की हो रही है और लोगों के मास्क जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा बांटा जा रहा है। सर, बड़ा एक अभियान और लोगों को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश। भैया मास्क लगाएं। सर, क्या मैसेज सर? बिल्कुल लग रहा है कि एक अभियान जो है बड़ा तेजी से। सुरक्षा मेरा मास्क, कोरोना से बचना है तो मास्क लगाना है। मास्क ही संक्रमण से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है और इसलिए सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, अपने लिए, अपनों के लिए कृपया मास्क लगाएं। सर, सायरन भी कल बजा के और पूरा एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। पूरे प्रदेश में अवेयरनेस कैंपेन चलेगी और सायरन बजा के भी लोगों को अवेयर करेंगे। सब मास्क लगाने का संकल्प लेंगे। तो देख सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और आज भोपाल के 6 नंबर मार्केट में खुद मुख्यमंत्री निकले हैं। यहाँ पर लोगों से मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं कि लोग मास्क लगाएं। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको अपने हाथों से मास्क भी मुख्यमंत्री के द्वारा पहनाया जा रहा है और कल से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सायरन बजाने के साथ लोगों को ये संकल्प दिलाया जाएगा कि मेरा मास्क मेरी सुरक्षा। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1348 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में 2 मरीजों की मौत हो गई। आज 754 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 8592 हो चुकी है। मध्य प्रदेश में अभी तक 2,77,075 लोग संक्रमित हुए। अभी तक 3,908 लोगों की कोरोना के चलते मृत्यु हुई। और एक बड़ी खबर, जबलपुर से वकील को गोली मारने के मामले में वकील की इलाज के दौरान मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। सिहोरा सिविल कोर्ट का ये मामला है। एक बड़ी खबर, जबलपुर से वकील को गोली मार दी गई और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सिहोरा सिविल कोर्ट का ये मामला है। वकीलों में इसके खिलाफ बेहद आक्रोश है। हमारे सहयोगी धर्म हमारे साथ में जुड़ गए। जी बताएं धर्म, क्या स्थिति है वहां? जी बिल्कुल, ये बताना चाहूंगा, जो पूरी घटना है ये सिहोरा सिविल कोर्ट की घटना है। सिविल कोर्ट के बाहर जैसे ही वकील सूर्यभान सिंह जो कि कोर्ट आए हुए तो बाहर निकले, गेट के सभी पहुंचे ही और इस समय 2 अज्ञात हमलावरों ने बाइक सवार जो कि नकाब से अपना सिर चेहरा ढके हुए थे, उनने फायरिंग की है, जिसमें से एक गोली ही चलाए हैं नकाबपोश और वो सीधी गोली जाके सूर्यभान सिंह वकील है जो कि उनके पेट में लगी है और आनंद पानंद तत्काल उन्हें वहाँ पे सिहोरा सिविल अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ पर स्थिति काफी गंभीर होने के बाद उन्हें जबलपुर रेफर कर दिया था। फिलहाल अभी ये जानकारी सूत्रों के हवाले से लग रही है, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है इस बात की अभी, लेकिन ये पता चल रहा है कि उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। और वहीं कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम को 30 सितंबर जो कि 30 सितंबर आज के 6 महीने पहले 30 सितंबर को एक रेत विवाद को लेकर वारदात हुई थी, जिसमें जो वकील जो घायल जिनको आज गोली लगी है उनके पिता ने एक विकास सिंह नामक युवक को गोली मारने के आरोप में जेल में बंद थे। उसी मामले को लेकर ये पैरवी करने के लिए वकील वहां पहुंचे हुए थे। उनके पुत्र हैं सूर्यभान सिंह। उसी समय ये जब बाहर निकल रहे थे, अपने घर के लिए निकल रहे थे कोर्ट से, तब ये घटना हमलावरों ने गोली मारी उनको। चलिए, तो सिहोरा सिविल कोर्ट का यह मामला है। वकील की मौत के बाद वकील गुस्साए हुए हैं और ये लगातार मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा दी जाए। पहले से मांग होती रही और इस तरह के प्रकरण के बाद ये मांग और मुखर होती है। शुक्रिया आपका धर्म इस पूरी जानकारी के लिए। तो राजधानी भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है, लेकिन इस पहचान को बचाने के लिए सिर्फ वायदों से काम चलाया जा रहा है। आज विश्व जल संरक्षण दिवस के मौके पर जिला प्रशासन और नगर निगम शहरवासियों से स्वच्छता की अपील कर रहा है।
सबसे चिंताजनक बात यह कि छोटे बड़े दोनों तालाब में 300 मिलियन लीटर से अधिक सीवेज का पानी फिर मिल रहा है। सिर्फ बड़े तालाब में 26 बड़े नालों की गंदे पानी को जो है प्रदूषित ऐसे कर रहे हैं। नगर निगम ने अब तक करीब 6 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, लेकिन हैरानी की बात यह कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के उलट ट्रीटेड वाटर भी इसी तालाब में छोड़ दिया जा रहा है, जबकि नियम कहते हैं कि इस पानी का उपयोग केवल सिंचाई, धुलाई या निर्माण कार्यों में किया जाए। फिर भी इन्हें तालाबों में छोड़कर पानी की गुणवत्ता खराब की जा रही। नालों का जो जल भराव, जो ट्रीटेड वाटर, अनट्रीटेड वाटर दोनों जो तालाबों में, नदियों में जा रहा है, उसको नहीं रोका जा सकता। तो और जो एसटीपी लगाई भी गई है, एक श्री नदी का जो चालू हुआ है, उसका वेस्टेज वाटर भी फिल्टर होने के बाद तालाब में मिलाया जा रहा है, जो कि गाइडलाइन के हिसाब से, एनजीटी के ऑर्डर के हिसाब से गलत है, क्योंकि बड़ा तालाब पीने का पानी का स्रोत है। भोपाल जो शहर है वो अपनी हरियाली और अपने लेक्स और अपने तालाबों के कारण जाना जाता है। हम सबका ये दायित्व है कि हम हरियाली बढ़ाएं, पेड़ अवश्य लगाएं और साथ ही साथ अपनी लेक्स का ध्यान रखें। बहुत सारे एसटीपीज़ हैं जो पिछले कुछ समय में अमृत के माध्यम से शुरू करके फंक्शनल हुए हैं। उन सभी के संचालन से हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे लेक्स में गंदगी बिल्कुल ना जाए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि 15 महीने में कमलनाथ की सरकार ने क्या किया ये मायने नहीं रखता, बल्कि कांग्रेस की सरकार को किस तरह सत्ता से हटाया गया इसकी हमेशा चर्चा होगी। उन्होंने सत्ता में बीजेपी की वापसी को लोकतंत्र के लिए कलंक करार दिया। जिस प्रकार से हवाई जहाज में बैठ के अंग्रेज को ले जाया गया, जिस प्रकार से उनको बंधक बनाया गया, ये प्रजातंत्र के लिए कलंक है और उनको इस प्रकार का दुष्प्रचार एक डीएनए का पार्ट हो चुका है। तो वो करते रहें और खुश रहें उससे। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में 3000 करोड़ रुपए की लागत से विश्व का सबसे बड़ा 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगेगा। सरकार ने इसकी तैयारियां तेज कर दी और इस कड़ी में नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने आज तेलंगाना के रामागुंडम में एनटीपीसी के देश के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट को देखा, उसकी तकनीक को समझा। रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट जलाशय के 450 एकड़ जल क्षेत्र में 423 करोड़ रुपए की लागत से सोलर फ्लोटिंग प्लांट की स्थापना की जा रही है। मंत्री डंग ने कहा कि रामागुंडम प्लांट को देखा गया। इसके मुताबिक ओंकारेश्वर में इस प्लांट को स्थापित करने में आने वाली व्यवहारिक दिक्कतों को दूर किया जा सकेगा। काम जल्दी पूरा होगा। डंग ने कहा ओंकारेश्वर बांध के लगभग 2000 हेक्टेयर जल क्षेत्र में सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन होगा। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश के शिक्षा विभाग में फीस एक्ट लागू है। प्राइवेट स्कूल अपनी मनमर्जी से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। शाहजहांपुर पहुंचे मंत्री इंदर सिंह परमार ने यह भी दोहराया कि कोरोना काल के कारण जो प्राइवेट स्कूल बंद थे वो सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकेंगे। मंत्री ने ट्यूशन फीस के नाम पर पूरी फीस वसूलने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की बात कही। मंत्री ने कहा कि पहले अप्रैल से स्कूल नियमित खोलने पर विचार किया जा रहा था, लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण इस निर्णय पर अब दोबारा विचार होगा। हालांकि 10वीं 12वीं की परीक्षा तय समय पर संचालित हो सके, ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कोई भी विद्यालय अपने मन मर्जी से किसी भी प्रकार की फीस नहीं बढ़ा सकेगा। यदि किसी को फीस बढ़ाने का काम करना है तो उसको प्रस्ताव देना पड़ेगा, डीओ को देना पड़ेगा या राज्य सरकार को देना पड़ेगा, तभी उसमें फीस अनुसार बढ़ सकेगा। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का भले ही हाईकोर्ट की आरक्षण प्रक्रिया पर रोक के बाद कुछ पता न हो, लेकिन ग्वालियर में सामाजिक संगठन शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुटे हैं। कई सामाजिक संगठन आयोजन कर अपने आप को संगठित बना रहे हैं ताकि आने वाले चुनाव में वो राजनीतिक दलों पर दबाव बनाए टिकट लें। ग्वालियर में इस बार महापौर की सीट सामान्य है। यही वजह कि ब्राह्मण समाज बाकायदा एकजुट हुए, हाथ उठाकर अध्यक्ष और युवा अध्यक्ष का चुनाव कराया। ब्राह्मण समाज के नेताओं ने कहा कि उनका उद्देश्य न केवल सामाजिक विकास है बल्कि राजनीतिक हिस्सेदारी को भी वे चाहते हैं। वहीं कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने साफ कर दिया कि उन्हें जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें जिताऊ कैंडिडेट चाहिए।
हम पूरे समाज के लोग पुरजोर तरीके से पूरी ताकत से ब्राह्मण प्रत्याशी के लिए जिस दल का भी कोई होगा उस दल के प्रत्याशी के लिए संघर्ष करेंगे। देखिए, अलग अलग समाज की अलग अलग भावनाएं होती हैं, तो सारे राजनीतिक दल उनका सम्मान भी करते हैं, उनकी भावनाओं का। मूल बात होती है प्रत्याशी चयन में कि प्रत्याशी जीतने वाला होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जात का हो। अपनी आवाज़ को, अपने जो भी उनका मंच है, पटल है पार्टी का, वहाँ तक पहुँचाना तो हर एक का अधिकार है और मुझे लगता है इसको अलग तरीके से देखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हर पार्टी का अपना फोरम होता है, सिस्टम होता है, उसी के मुताबिक टिकट का निर्णय होता है। इंदौर अब तक कई रचनात्मक कामों को लेकर सुर्खियां बटोर चुका है। स्वच्छता में पिछले 4 साल से पूरे देश में नंबर 1 रहा है इंदौर। इस शहर में हर काम ऐसे होता है जिन्हें दूसरे राज्यों में मॉडल के तौर पर अपनाया जाता है। अब गंदे नाले और सीवरेज के पानी को फिर से ट्रीटमेंट प्लांट में साफ करने का काम हो रहा है। इतना ही नहीं, उस पानी को तालाबों और पेड़ पौधे, बाग बगीचों तक पहुंचाने का जिम्मा भी उठाया जा रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इंदौर अब नदी सफाई के लिए एक मॉडल के तौर पर उभरेगा। इंदौर ने हर क्षेत्र में तेजी से विकास किया। पिछले 4 साल से स्वच्छता में नंबर 1 आ रहा है। अब 5वीं बार भी नंबर 1 आने की पूरी तैयारी है। स्वच्छता के शिखर पर पहुंचने के लिए निगम प्रशासन ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो दूसरे शहरों के लिए मॉडल के तौर पर अपनाए जा रहे हैं। घरों से निकलने वाले गंदे पानी को दोबारा ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से फिल्टर कर पेड़ पौधों और तालाब तक भेजा जा रहा है। इंदौर के पिपलियाहाना तालाब के आसपास बसी बसाहट से आने वाले गंदे सीवरेज पानी को नगर निगम के ट्रीटमेंट प्लांट से फिल्टर किया जाता है। रोजाना 4 लाख लीटर पानी ट्रीटमेंट होने के बाद नगर निगम के टैंकर इसी पानी को बगीचों तक लेकर जाते हैं। ट्रीटमेंट प्लांट में साफ होने के बाद पानी को पिपलियाहाना तालाब में छोड़ा जा रहा है। इंदौर शहर में ऐसे 8 ट्रीटमेंट प्लांट हैं। आगे से बड़े स्तर पर बढ़ाने की योजना है ताकि शहर के गंदे पानी को फिर से उपयोग में लाकर पानी की कमी को पूरा किया जा सके। सीएनडी को हटाने की विशेष तैयारी है। सीएनडी के लिए नगर निगम ने अपनी एक एजेंसी हायर की हुई है जो आउटसोर्स किया हुआ है। उनका काम जितने भी हमारे कलेक्शन सेंटर्स हैं वहाँ से पूरा मलबा लेके जाना और उसकी प्रोसेसिंग करना है। प्रोसेसिंग का प्लांट हमारा ट्रेंचिंग ग्राउंड पे लगा हुआ है। ट्रीटमेंट प्लांट 0.5 mld का है ये, और इसमें पर डे 24 घंटे में इसमें 4 लाख से 4.5 लाख पानी इसमें पर डे फिल्टर होता है और सामने तालाब में छोड़ते हैं। वहीं शहर के अमितेश नगर में सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का काम भी जारी है। यहाँ अब सांस्कृतिक आयोजन होने लगे हैं। आसपास के लोग जो गंदी बदबू से परेशान थे, अब खाना खाने के बाद नदी के आसपास बने गार्डन में घूमने निकलते हैं। दरअसल यहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से 100% सीवेज मुक्त बनाने का काम हो रहा है। प्लांट के जरिए 8 mld गंदे पानी को ट्रीट कर नदी में छोड़ा जा रहा है। अमितेश नगर के पास में जो सरस्वती नदी बह रही है वहाँ पे एक बहुत ही स्वच्छ पानी बह रहा है। तो पूरे शहर में जो नदी बहती थी वो पुनः बहे, ये हमारा सपना है और वो काम चल रहा है। बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो गया है। हम शाम के टाइम घूमते रहते हैं। अब प्लेग्राउंड भी अच्छा हो गया है। पहले वहाँ पे बहुत स्मेल आती थी, गंदी सी बदबू, वहाँ पे कोई जाता नहीं था। प्रॉपर लाइट्स वगैरह सब लग गई हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है कॉलोनी में अब। फिलहाल इंदौर शहर में नाले के किनारे ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजनाओं पर काम जारी है। शहर में अभी 8 ड्रेनेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं। आने वाले समय में नगर निगम बड़े लेवल पर योजना बना रहा है। रवि हेमराज सिसोदिया, IBC 24, इंदौर। चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज। शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने उनके दावों को झूठा बताया। बीजेपी IT सेल के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय ने अनिल देशमुख का एक वीडियो रीट्वीट किया जिसमें वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि शरद पवार का दावा है कि अनिल देशमुख 5 से 15 फरवरी तक अस्पताल में रहे, 16 से 27 फरवरी को होम आइसोलेशन में थे, लेकिन अनिल देशमुख 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिख रहे हैं वीडियो में। अमित मालवीय के सवाल उठाने के बाद अनिल देशमुख ने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि मुझे कोरोना हुआ था, इस वजह से नागपुर के अलेक्सिस अस्पताल में 5 फरवरी से 15 फरवरी तक एडमिट रहा। 15 फरवरी को जब डिस्चार्ज हो रहा था तब अस्पताल से घर जाने के लिए नीचे आया तो अस्पताल में नीचे पत्रकार जमा थे, वहीं बैठकर उनके सवालों का जवाब दिया।
लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन विधेयक 2021 को मंजूर किया गया, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल की भूमिका और अधिकारों को परिभाषित किया। एलजी को दिल्ली का बॉस बनाने वाले इस विधेयक का सत्ताधारी आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूर किया, जिसके तहत सरकार ने दिल्ली में कानूनी तौर पर शराब पीने की न्यूनतम उम्र 25 साल से कम कर 21 बरस कर दी। कम उम्र के युवकों की आईडी जांच के बाद शराब मिलेगी। उन्होंने बताया कि कई राज्यों में पहले से शराब पीने की न्यूनतम कानूनी उम्र 21 साल ही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रावत ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। रावत ने ट्विटर पर लिखा कि मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई, मैं ठीक हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर्स की निगरानी में स्वयं को आइसोलेट कर लिया है। कुछ अन्य खबरें देखते हैं। ग्वालियर कृषि महाविद्यालय के छात्रों का आंदोलन 34वें दिन भी जारी है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की गड़बड़ी को उजागर करने की मांग को लेकर ये छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान उन्हें सरकार की ओर से जांच का भरोसा मिला, जबकि छात्रों की मांग है कि इसकी समय सीमा के भीतर न्यायिक जांच होना चाहिए। इसके लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से छात्रों ने महाविद्यालय के गेट पर सब्जी का ठेला लगाकर विरोध किया। सब्जी का ठेला इसलिए लगा है क्योंकि नौकरी जो था वो सब बिक चुकी है और हम बेरोजगार हो चुके हैं, तो हमारे पास सब्जी बेचने के अलावा कोई चारा नहीं है। और आज मतलब 1 महीना ऊपर हो गया हमारा आंदोलन चलते चलते, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि उनको सब पता है कि चल क्या रहा है। आज हम सब्जी का ठेला लगा के सब्जी बेच रहे हैं क्योंकि मामा जी कोई कुछ नहीं सुन रहे हैं। हमको आज से 30 दिन होने वाले हैं आंदोलन करते करते, अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा। मामा बोलते हैं गांव की लड़की को पढ़ाओ, गांव की लड़की को पढ़ाओ। आज हम गांव से आके यहाँ PhD कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे पास अभी कुछ नहीं है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि ICAI ने CA फाइनल परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए, जिसमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर में रहने वाले छात्र भ्रमर जैन ऑल इंडिया रैंक में टॉप करके प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। भ्रमर जैन ने पहले प्रयास में ये सफलता अर्जित की। कुल 800 में से 611 अंक इन्होंने अर्जित किए। भ्रमर के पिता महावीर प्रसाद जैन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मां अंजू जैन गृहिणी हैं। भ्रमर के बड़े भाई प्रखर जैन भी CA हैं। साथ ही भाभी श्वेता जैन भी चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन में हैं। उनके घर में शुरू से ही चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई के लिए एक अनुकूल वातावरण रहा। भ्रमर जैन ने नवंबर 2019 में परीक्षा की तैयारी शुरू की। हालांकि इसके पहले भ्रमर ने 2017 में IPCC यानी कि इंटरमीडिएट प्रोफेशनल कंपटीशन कोर्स उत्तीर्ण किया था। इसके बाद CA की इंटर्नशिप की शुरुआत की और इसके लिए दिल्ली जाकर 8 महीने का विशेष उन्होंने पढ़ाई भी की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भ्रमर जैन को बधाई दी है। तो मुख्यमंत्री का आप ट्वीट देख रहे हैं। पहला स्थान प्राप्त करने पर भ्रमर जैन को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।